हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट फरवरी 2015 के हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? नंबर 1 अनुवाद विधि, नंबर 2 द्विभाषी विधि, नंबर 3 अप्रत्यक्ष विधि या फिर नंबर 4 प्रत्यक्ष विधि। तो भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? जब भी हम किसी दूसरी भाषा को सीखते हैं तो उस भाषा को सीखने के लिए हमें किसी और भाषा की या फिर मातृभाषा की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे कहेंगे प्रत्यक्ष विधि। और इसे निर्माण पर आधारित प्रवाही विधि भी कहते हैं, प्रवाही विधि। ठीक है, यह विधि जो होती है यह अनुकरण के द्वारा होती है। अनुकरण के द्वारा इस भाषा का ज्ञान कराया जाता है और इसमें मौखिक कार्य पर ही बल दिया जाता है और श्रवण कौशल को ही सिखाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि नंबर 1 भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, नंबर 2 खेल भाषा को विस्तार देते हैं, नंबर 3 खेल में आनंद आता है, नंबर 4 खेल में शारीरिक विकास होता है। तो पूछा जा रहा है भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। खेल भाषा को विस्तार देते हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते वक्त एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ अभिव्यक्त करते हैं, जिससे उनकी भाषा का भी विस्तार होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। नंबर 1 भाषा का विस्तार करना, नंबर 2 सृजनात्मकता का विकास करना, नंबर 3 बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, नंबर 4 प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो पूछा जा रहा है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। याद करवाना हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये सब क्या होते हैं? ये सब अभ्यास और गतिविधियों के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो नंबर 1 सरल भाषा वाले हों, नंबर 2 बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, नंबर 3 केवल पाठ से ही संबंधित हों, या फिर नंबर 4 पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब स्वयं से कुछ करेंगे, स्वयं से जब कुछ सीखेंगे, तभी उनका जो अधिगम होगा वो विकसित होगा, उनका जो अधिगम होगा वो स्थायी होगा। बच्चे जब किसी कार्य को स्वयं करते हैं तो उसमें उनकी भागीदारिता सक्रिय होती है, उसमें उस कार्य में उनका इंटरेस्ट होता है, और जिस कार्य में बच्चों की भागीदारिता सक्रिय होगी, इंटरेस्ट होगा, उस कार्य को वो सरलता से सीखेंगे और वहाँ उनका अधिगम भी स्थायी होगा। और इसीलिए हमें पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां देनी चाहिए जो बच्चों को स्वयं से कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। नंबर 1 किसी विषय पर चर्चा करना, नंबर 2 बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर पूछना, नंबर 4 अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो पूछा जा रहा है भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर पूछना। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना। इसमें बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा, जिसमें उनका मौखिक कौशल विकास होगा। लेकिन जब प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे तो प्रश्नों के उत्तर एक निश्चित सीमा तक होते हैं, उनके उसमें मौखिक कौशल का विकास नहीं हो सकता। जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर पूछेंगे तो वो निर्धारित होंगे, उनकी कुछ सीमा होंगी। लेकिन किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, इससे उनकी अभिव्यक्ति यानी उनकी मौखिक कौशल का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। व्याघात होता है बाधा। नंबर 1 आंशिक रूप से होता है, नंबर 2 पूर्ण रूप से होता है, नंबर 3 नहीं होता है, या फिर नंबर 4 होता है। तो भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1 भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। नंबर 2 भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। नंबर 3 भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। नंबर 4 भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होगा, तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं।
हमारा जो LSRW होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब एक साथ सीखे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर 1, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। नंबर 2, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। नंबर 3, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। नंबर 4, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो पूछा जा रहा है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां सीखने सिखाने का अभिन्न अंग होती हैं, अस्थायी होती हैं क्योंकि समय के साथ साथ, अभ्यास के साथ साथ ये त्रुटियां खत्म होती जाती हैं, तो ये अस्थायी होंगी, स्थायी नहीं होंगी। और भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है या फिर बच्चे को कहाँ पर समस्या आ रही है। ठीक है, इसलिए पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। ये गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? नंबर 1, कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। नंबर 2, लिखित प्रश्न पत्र। नंबर 3, पाठ से देखकर सुलेख लिखना। या फिर नंबर 4, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो पूछा जा रहा है प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। देखिए, बच्चों को स्कूल के साथ साथ बाहरी जीवन में भी भाषा का उपयोग करना, उनका प्रयोग करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए, क्योंकि हर एक परिस्थिति के अनुसार उन्हें अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए उन्हें विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता का होना अनिवार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नंबर 1, आतंकवाद पर आधारित निबंध। नंबर 2, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। नंबर 3, पाठ्य पुस्तक। नंबर 4, औपचारिक पत्र। तो पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। बाल साहित्य में आपने देखा होगा बहुत सारे चित्र होते हैं जिनके माध्यम से बच्चे इंटरेस्ट के साथ उस कहानी को सुनते हैं, समझते हैं और उसमें आनंद की अनुभूति होती है। बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होगा वो बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी ही होगी। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। नंबर 1, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। नंबर 2, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। नंबर 3, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। या फिर नंबर 4, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। जो पहली और दूसरी कक्षा होती है उसमें चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति और बच्चों की रचनात्मकता का विकास, ये उद्देश्य होते हैं। लेकिन लेखन में परिपक्वता लाना यह उद्देश्य नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा नंबर 1 सरल होती है। नंबर 2, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। नंबर 3, बच्चे की भाषा एक पूंजी होती है। नंबर 4, मानक स्वरूप लिए होती है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी होता है क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी मातृभाषा के द्वारा ही अधिगम को सरलता से उन्हें प्राप्त कराया जा सकता है। इसलिए बच्चे की जो भाषाई पूंजी होती है वो उनकी घर की भाषा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। नंबर 1, सीखने को विस्तार देना। नंबर 2, अभिभावकों को प्रसन्न करना। नंबर 3, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। या फिर नंबर 4, कॉपियां भरवाना। तो भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। नंबर 2, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। नंबर 3, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। नंबर 4, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बच्चे जब सामाजिक परिवेश में होते हैं, वहाँ कोई किसी बात की चर्चा होती है या फिर कुछ बात होती है या कुछ कहा जाता है, तो उसका जो अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है वो स्वाभाविक होती है। जरूरी नहीं है कोई वयस्क, कोई शिक्षक ही उस अर्थ को वहाँ पर समझाया जाकर उनमें उस अर्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो स्वाभाविक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। नंबर 2, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र करता है।
नंबर 3, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। नंबर 4, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो पूछा जा रहा है भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही नहीं होगा। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, जबकि भाषा विकास जो होता है वो व्यक्ति सापेक्ष होता है। तो ये थे 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।